हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। द नोटबुक आईएएस एजुकेशन फॉर ऑल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। 5 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, द हिंदू के सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आज संडे है लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स कुछ आए हुए हैं, न्यूज़ है जो कि आई हुई है, साइंस से रिलेटेड है, साथ के साथ में आपके सुप्रीम कोर्ट के से रिलेटेड कुछ मामले आए हैं, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय दी है, उसके बारे में देखेंगे। साथ के साथ में जो वुमेंस के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है या फिर जो पारिवारिक संबंध होते हैं और शादी से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं, विवाह से रिलेटेड, उनमें कैसे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, तो उसको देखेंगे। और आईपीसी के सेक्शंस के बारे में, साथ के साथ भारतीय न्याय संहिता के कुछ सेक्शंस के बारे में न्यूज़ में मेंशन है, तो हम उसको भी देख लेंगे क्योंकि वहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बन जाता है। साथ के साथ में H5N1 से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आया हुआ है। एक आर्टिकल जो है वो यूएसए के बारे में बात कर रहा है, वहाँ पर किस तरीके से H5N1 का स्प्रेड हो रहा है। साथ के साथ में एक आर्टिकल जो है वो इंडिया के पर्सपेक्ट में भी बात करता है। तो H5N1 क्या होता है, क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स, क्या उसके प्रभाव है, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ के साथ में लेप्रोसी से रिलेटेड जो एक आर्टिकल आया हुआ है तो उसको भी देखेंगे। लेप्रोसी होता क्या है, कुष्ठ रोग जिसको हिंदी में कहते हैं। तो पूरा आज फैक्चुअल डाटा बहुत अच्छा सा आपको मिलने वाला है और आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जितने भी फैक्चुअल पॉइंट्स वहाँ से बन सकते हैं उसको हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आज की सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स देख लेते हैं सो दैट हमको ओवरव्यू मिल जाए क्लास किस तरीके से जाने वाली है। उसके बाद आज जो भी हमारी चर्चा है उसको हम कंटिन्यू करेंगे इन डिटेल। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि आज हमारी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है। हाइलाइट्स जो हैं वो अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग डाटा आपको आज मिलने वाला है हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हमारी जो हाईलाइट है वो जो अभी आज के डेट में विवाह से संबंधित जितने भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं उससे रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, तो उसको हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ये राय रखी है कि जो भी ये विवाह से संबंधित चीज़ें होती हैं, मैरिज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कोशिश करनी चाहिए कि पर्सनल लेवल पर वो ज़्यादा से ज़्यादा पहले रिजॉल्व हो जाए। साथ के साथ में कई बार ऐसा होता है कि महिलाएँ भी होती हैं कि जो दुर्भावनापूर्ण क्या करती हैं, अपने जो ससुराल पक्ष होता है या फिर जो भी हस्बैंड की पूरी फैमिली होती है उसके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगा देती है। तो कई बार ऐसा होता है कि झूठे केस में भी फैमिली जो है वो आ जाती है लपेटे में। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस जो है वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले तो इन सारे मामलों को जो कि छोटी मोटी जो लड़ाई से रिलेटेड है, डे टू डे फाइटिंग से रिलेटेड है, उन सबको अपने लेवल पे ही रिजॉल्व करना चाहिए। और साथ के साथ में जो भी सेक्शन मेंशंस हैं, जैसे कि आईपीसी में सेक्शन है 498A का, साथ के साथ में और भी भारतीय न्याय संहिता में भी अभी कई सारे नए सेक्शन ऐड किए गए हैं, नए प्रोविजन सेट किए गए हैं। तो उन सभी से रिलेटेड आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक बात रखी है, तो हम उसको देखेंगे क्या है पूरा मामला, और उसके बाद हम वहाँ से अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ले सकते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, अगली हमारी हाईलाइट क्या है, डक फार्मिंग स्टेयर्स एट डेथ एमिड आउटब्रेक्स। तो ये जो है वो बर्ड फ्लू और H5N1 के बारे में बात कर रहा है। कहाँ पर, तो ये सारा मैटर हो रहा है अभी केरला में। केरला में ये जो है डक पोल्ट्री फार्म जो है, जहाँ पर बतख की जो पालन किया जाता है, वहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि लगभग 65,000 डक्स की क्या हुई है, कुछ महीनों के अंदर या पूरे इस साल के अंदर अंदर डेथ हुई है। तो यहाँ पर H5N1 जो वायरस है उसके स्प्रेड की बात की जा रही है। इसी तरीके का एक और आर्टिकल आया हुआ है जो कि बात करता है अमेरिका में भी जो है H5N1 आउटब्रेक के बारे में दो अलग आर्टिकल आए हुए हैं, एक इंडिया और एक अमेरिका से रिलेटेड। तो इन दोनों को मर्ज करके हम देखेंगे और क्या होता है H5N1 उसको हम देखेंगे। साइंस वगैरह के जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर इस तरीके के वायरस से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड या फिर हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम इसको देखेंगे बहुत अच्छे से। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, लेप्रोसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वायरल एंड प्यूपल स्टडी। तो अभी एक स्टडी आई है जिसमें बात की गई है कि लेप्रोसी है, यानी कि जिसको हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, उसके स्प्रेड की बात की गई है। किसमें, जो रेड स्क्वायरल्स होते हैं, जो गिलहरियाँ होती हैं, उनके अंदर इसके स्प्रेड की बात की स्टडी की गई है। अभी तक ऐसा माना जाता था कि ये केवल और केवल जो है मानव यानी कि ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन अभी जानवरों के अंदर भी इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ डेवलपमेंट्स मिले हैं, स्टडी की गई है। तो क्या होता है लेप्रोसी, हमारे यहाँ पे क्या विज़न है, 2030 तक इंडिया ने भी उसको ख़त्म करने के लिए बात की है। तो हम देखेंगे, अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हम कलेक्ट करेंगे।
अगली न्यूज़ क्या है, एनसीएलटी लॉक्स 43% राइज इन डेप्थ रिजोल्यूशन केसेस सेज आईबीबीआई। तो जो एनसीएलटी है, जो कि क्या काम करता है, जब दो कंपनियां होती हैं या दो लोग होते हैं जो कि इन्वायरमेंट इकोनॉमिकल लेवल पे क्या करते होते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो उस मुद्दे को लेकर के कहाँ पहुँच जाते हैं, एनसीएलटी में। और यहाँ पर क्या किया जाता है, उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए सारे मामले देखे जाते हैं। तो अभी ये बात की गई है कि जो 43% का राइज देखा गया है, जो डेप्थ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं या फिर लेन देन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कोई लोन लिया होता है, किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी से पैसा लिया होता है, तो इस तरीके के मामलों में राइज देखा गया है। साथ के साथ में एनसीएलटी इस क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है, रिजॉल्व कर पा रहा है इन चीज़ों को, उसके बारे में बात की गई है। तो हम यहाँ पर अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए एनसीएलटी के बारे में देखेंगे कि किस तरीके की ये बॉडी है, क्या काम करती है, कब ये फॉर्मेशन हुआ था, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ क्या है, गोइंग टू पुलिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। तो इस आर्टिकल की मैं बात कर रही थी, जिसमें बात की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस के पास जाना, जो भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, यानी कि विवाह से संबंधित जो भी मामले होते हैं, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर फैमिली में होते रहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या है, आज के डेट में ऐसा हो गया कि महिलाओं को लगता है कि ये तो मेरे हक की बात है, मुझे इतने सारे लॉज के थ्रू हक मिला हुआ है कि मैं जा कर के कोई भी मामला हो और मैं केस कर दूं जाकर के पुलिस स्टेशन में। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पुलिस जो है वो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए और पहले कोशिश करनी चाहिए कि इन सारे मैटर्स को पहले ही क्या कर लिया जाए, रिजॉल्व कर लिया जाए। साथ के साथ में जो गवर्नमेंट है उनसे भी अपील की गई है, कोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो भी कुछ सारे सेक्शंस हैं, जैसे कि आईपीसी की सेक्शन है 498A की, जो कि मारपीट हिंसा से रिलेटेड, घरेलू हिंसा से रिलेटेड बातें करता है। साथ के साथ में अभी जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी कुछ सेक्शंस जोड़े गए हैं, जैसे कि सेक्शन 85 और 86। तो ये सारे चीज़ों में कुछ डेफिनेशंस हैं क्रूएलिटी से रिलेटेड, जो कि और हिंसा से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस वगैरह हैं, कुछ प्रोविजंस हैं। तो इन सब को थोड़ा सा ध्यान देने की और चेंज करने के लिए गवर्नमेंट से भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या पूरा न्यूज़ है उसको अच्छे से इन डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम उसको अपने एग्ज़ाम के लिहाज से जितने भी सेक्शंस इस न्यूज़ में मेंशन है उसको एक बार हम ओवरव्यू ले लेंगे। अगली हमारी न्यूज़ क्या है, फोकस शुड बी ऑन व्हाट ड्राइव्स चिल्ड्रन टू कमिट क्राइम। तो यहाँ पर बात की गई है जुवेनाइल क्राइम के बारे में। जुवेनाइल यानी कि जो किशोर बच्चे होते हैं, तो उनके बारे में बात की गई है। कोर्ट ने बोला है कि क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ हैं अगर किसी बच्चे में आ जाती हैं या वैसा क्रिमिनल माइंडसेट हो जाता है, तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको उस तरीके से उस काम को करने के लिए बाध्य कर रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको क्राइम करने के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, उन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर कम एज में जिस बच्चे को ये सारी चीज़ें नहीं पता है कि क्या क्राइम होता है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसके बाद भी कोई बच्चा अगर क्राइम कमिट करता है, इट मीन्स कि उसके मेंटल लेवल पे बहुत ही किसी चीज़ का नेगेटिव इफेक्ट है, या फिर वो किसी चीज़ से ज़रूर गुजर रहा है, गो थ्रू हो रहा है, सो दैट उसके दिमाग में ऐसी धारणा बन गई है क्राइम करने की। तो कोर्ट ने बोला है कि पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा हुआ क्यों। तो फोकस इस बात पर होना चाहिए कि चिल्ड्रन वो ड्राइवर्स क्या हैं या फिर वो फैक्टर्स क्या है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो क्राइम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या होता है ये पूरा मामला, उसको तो देखेंगे। साथ के साथ में जो जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड हमारे इंडिया में क्या प्रोविज़न है, हम उसको वहाँ से क्या कर लेंगे, उस एक्ट को एक क्विक रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। अगली जो हाईलाइट है, यूके लेवरेज लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट टू एक्सपांड मैरीटाइम डोमेन विथ इंडिया। तो कल हमने बात की थी इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में, जहां पर डिफेंस से रिलेटेड जो भी द्विपक्षीय जो भी संबंध स्थापित होने जा रहे हैं, और डिफेंस से रिलेटेड हम क्या करने वाले हैं, एग्रीमेंट इंडोनेशिया के साथ करने वाले हैं। बिल्कुल वैसा ही एक आज की न्यूज़ में दिया हुआ है कि यूके के साथ भी हम इस तरीके का लॉजिस्टिक एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वो डिफेंस के क्षेत्र में भी होगा, मैरीटाइम के भी क्षेत्र में होगा। लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, जो भी अवसंरचना व्यापार करने के लिए ज़रूरी होती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना, उसको लॉजिस्टिक्स कहते हैं। जो भी चीज़ें इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये सारे लॉजिस्टिक्स या फिर जो एक तरीके से अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनसे लेकर के एक एग्रीमेंट यूके और इंडिया के बीच में साइन हो रहा है। तो क्या न्यूज़ है उसको देख लेंगे। अगली न्यूज़ क्या है, इन मिशन टू ट्रिगर रिव्यू द स्टेट ओबीसी लिस्ट एनसीबीसी हिट्स अ वॉल एब्सेंट सोशियो इकोनॉमिक डाटा। तो यहाँ पर बात की गई है कि जो एनसीबीसी है, जो कि क्या करता है, ओबीसी वगैरह से रिलेटेड लिस्ट बनाता है, कौन से समुदायों को उसमें शामिल करना है, कौन सी जाति को उससे बाहर करना है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड काम करता है। तो एनसीबीसी ने अभी एक कंसर्न राइज किया है अलग अलग स्टेट्स के मामले में। वेस्ट बंगाल और साउथ इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जिनमें एनसीबीसी ने बोला है कि यहाँ पर कई
ऐसे समुदाय हैं, जैसे कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर इन सारे क्षेत्रों में अगर 80% जो आप ओबीसी लिस्ट उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर मोर देन 50 to 80% जो है मुस्लिम माइनॉरिटीज़ उसमें मेंशन है। और साथ के साथ में कुछ ऐसे समुदायों के बारे में भी बात की गई है जिन समुदायों को अब उन रिजर्वेशन की, ओबीसी रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी कई स्टेट्स ने उनको रिजर्वेशन दे रखी है। साथ के साथ में मंडल कमीशन की जो 50% का जो क्राइटेरिया है उसको भी कई सारे स्टेट्स ने क्या कर दिया है, एक्सीड कर दिया है। तो अब एनसीबीसी चाहती है कि एक क्या होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डाटा होना चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक डाटा अगर होगा तो इससे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति को, किस जाति या समुदाय को वाकई में रिजर्वेशन की ज़रूरत है। केवल उसी व्यक्ति को उस लिस्ट में रखा जाए और फिर बाकी सारे लोगों को जो कि ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल ठीक है, उनको समाज में काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उन लोगों को इस लिस्ट से बाहर किया जाए। तो अब एक जो है नई लिस्ट नए तरीके से बनाने के लिए साथ के साथ स्टेट्स को भी थोड़ा सा इस दिशा में काम करने के लिए एनसीबीसी ने डिमांड की है। तो हम देख लेंगे एनसीबीसी के बारे में, क्योंकि इस तरीके की बॉडीज़ जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, वहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये सारा ओवरव्यू है जिसके ऊपर आज हमको चर्चा करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले, और हम कुछ कलरफुल चीज़ों के साथ आज शुरुआत करेंगे। आर्ट एंड कल्चर में ये जो टॉपिक है आपके बन सकता है, आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से ये जो पिक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारी सी पिक्चर दिख रही है आपको। एक तो यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि हर इंडियन फैमिली में देखने को मिलता है कि मतलब एक बाइक हो जिसके पास में, अगर साइकिल भी होती इस बाइक की जगह में, तो वहाँ पर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते वो व्यक्ति उनको बैठा करके उस साइकिल पे लेके चला जाता। मतलब हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट चलता है कि परिवार का कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए, भले हमारे पास साधन कोई भी हो। फिलहाल ये जो लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो ये जो लोग हैं, ये पूरी फैमिली ये जा रही है कोवग्गम में कोवग्गम फेस्टिवल मनाने के लिए। ठीक है, तो कोवग्गम फेस्टिवल मनाया जा रहा है और ये फेस्टिवल जो है कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये केरला में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो आपको इतनी सुंदर सी सजी धजी ये पिक्चर दिख रही है, ये जो है क्या है, ये सारे लोग जो है वो ट्रांसजेंडर्स हैं। तो ट्रांसजेंडर से रिलेटेड ये फेस्टिवल है। यहाँ पर बात की जाती है ट्रांसजेंडर वुमन ड्रेस्ड अप एज गॉडेस फॉर द मिस कोवग्गम फैशन शो। तो ये एक तरीके का फेस्टिवल भी है, एक तरीके का फैशन शो भी है, जहाँ पर जितने भी ट्रांसजेंडर्स होते हैं वो महिलाओं की तरह और देवी की तरह ऐसे वेल ड्रेस्ड अप होके इस जो कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। ऑलमोस्ट 14 to 16 डेज़ का ये पूरा चलता है कॉन्टेक्स्ट। साथ के साथ में यहाँ पर एक कोवग्गम फेस्टिवल भी मनाया जाता है। ठीक है, इसकी बहुत सारी इंडियन जो माइथोलॉजी में बहुत सारी इसकी हिस्ट्री रही है। तो हो सकता है आर्ट एंड कल्चर में आपसे इस फेस्टिवल के बारे में पूछ लिया जाए, और द हिंदू में इसको छापा गया है तो हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो देख लेते हैं क्या है कोवग्गम फेस्टिवल। ठीक है, ये जो है कोवग्गम फेस्टिवल जो है एक तरीके से जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए है। और ट्रांसजेंडर्स जो महिलाएं होती हैं इसमें क्या करती हैं, एक वार्षिक जमावड़ा करती हैं। मतलब साल में एक बार ये सारे ट्रांसजेंडर्स जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो सारी इकट्ठे होती हैं और वहाँ पर वो वेल ड्रेस्ड अप होती हैं, पूरे तरीके से एक श्रृंगार करती हैं, जिस तरीके से विवाह में श्रृंगार किया जाता है या फिर जिस तरीके से एक देवी जो है वो श्रृंगार करती है, उस तरीके से ये सारा श्रृंगार होता है। और ये कहाँ पर होता है, इसे तमिल में कहा जाता है अरवानी। अब ये जो अरवानी है, अरवानी का भी एक हिस्ट्री है जो कि महाभारत से रिलेटेड है, उसको आगे मैं डिस्कस करूंगी। तो ये जो है तमिल कैलेंडर के हिसाब से चिथिराई महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, और जो ये पूरा चीज़ है वो किससे रिलेटेड है, 18 दिनों तक चलने वाला ये उत्सव है और एक तरीके का ये फैशन शो भी है, उत्सव भी है। किससे रिलेटेड है, अरावनी से रिलेटेड है या फिर अरवानी से रिलेटेड है। ये जो अरवानी जो टर्म है वो क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि ये जो पूरा फेस्टिवल है वो महाभारत के एक कैरेक्टर हैं उनसे रिलेट करता है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसमें एक मिस कोवग्गम सौंदर्य प्रतियोगिता भी होती है। मतलब कि सारे जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं वो वेल ड्रेस्ड होकर के आती हैं और फिर वहाँ पर क्या होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। 13 to 16 डेज़ तक ये पूरा चलता है। पहले 13 दिनों के लिए क्या होता है, प्रोग्राम होता है, फेस्टिवल में प्रेजेंटेशन होता है, अलग अलग चीज़ें। उसके बाद जो 16वें दिन क्या होता है, अरावन की छवि को फिर से रंगा जाता है। मतलब कि जो इनके ईस्ट माने जाते हैं अरावन, जिनके ऊपर ये पूरा फेस्टिवल क्या है, पूरा बेस्ड है। और फिर क्या होता है, 16 दिनों के बाद में ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये फेस्टिवल है, वो ख़त्म होता है। इसमें क्या होता है, महिलाओं को
नवविवाहित स्थिति, मतलब एक तरीके से खुशी का आनंद लेने के लिए, और जो ट्रांसजेंडर्स महिलाएं हैं उनको भी एक तरीके से महिलाओं की तरह, नॉर्मल जो महिलाएं होती हैं उनकी तरह ट्रीट करने के लिए ये पूरा फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हुई बात। साथ के साथ में हम देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि कई बारी आपसे हिस्ट्री में जा कर के कुछ स्टेटमेंट वाइज वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि ये जो फेस्टिवल है वो इससे रिलेट करता है या महाभारत के इन कैरेक्टर से। जैसे कि आपने आई थिंक 2 साल पहले 2021 में एक एग्ज़ाम में जब यूपीएससी का पेपर आया था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, मिताक्षरा से रिलेटेड कुछ एक टर्म आया था जिसमें बात की गई थी कि पुराने समय में जो पिता की संपत्ति में बेटों को क्या हक होता है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो उसमें भी 2-3 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके के आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका इतिहास क्या है। तो इतिहास इसका ये है कि माइथोलॉजी में ऐसा बोला जाता है कि जब महाभारत में 18 दिनों तक पूरा ये युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, तो वहाँ पर एक जो 3 लोग थे जिनके पास में कुछ वरदान थे, जिसमें से एक कृष्ण थे, एक अर्जुन थे और तीसरे थे अरावन। तो अरावन क्या थे, ये एक तरीके से इनको वीरतापूर्ण जीने का, साथ के साथ में इनको कुछ ऐसे वरदान दिए गए थे जिनकी रिक्वायरमेंट उस समय में महाभारत में थी। तो इसलिए युद्ध को जीतने के लिए पांडवों को क्या करना था, एक मानव की बलि देनी थी, और ऐसे मानव की बलि देनी थी जिसमें कुछ 32 लक्षण होने चाहिए थे। ठीक है, मतलब 32 गुण होने चाहिए थे किसी व्यक्ति में, उस व्यक्ति का पांडव क्या कर सकते थे, बलिदान दे सकते थे। तो वहाँ पर फिर क्या हुआ कि 3 ही ऐसे पूरे कैरेक्टर थे, एक तो कृष्णा, दूसरे अर्जुन और तीसरे अरावन। तो भाई कृष्ण और अर्जुन का तो बलि पांडव दे नहीं सकते। अर्जुन तो खुद ही उनके 5 पांडवों में से एक भाई थे, और कृष्ण तो उनके कर्ता धर्ता थे, वो ही तो गाइड कर रहे थे पूरी महाभारत को। तो बचा कौन, तीसरा व्यक्ति जिसके पास ये 32 गुण थे, 32 लक्षण थे, वो कौन थे, अरावन। तो इनकी फिर क्या कर दी गई थी, बलि वगैरह दी गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये रखते हैं, इस वजह से इनको बहुत माना जाता है महाभारत में। और ये जो हमने कुवगम फेस्टिवल के बारे में बात की, ये जो कुवगम फेस्टिवल है ये इन्हीं अरावन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये पूरा जो है वो आपकी माइथोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, और साथ के साथ आर्ट एंड कल्चर के लिहाज से भी आपसे प्रश्न बन सकता है। ठीक, अब चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। ये जो न्यूज़ है अभी काफ़ी कंसर्न बना हुआ है, और पिछले लगभग 6 महीने या फिर 1 साल से इंडिया में भी इस तरीके के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। क्या बात की जा रही है, डक फार्मिंग स्टार्ट्स एट डेथ एमिड आउटब्रेक्स ऑफ बर्ड फ्लू इन केरला, कुट्टानन। तो ये जो कुट्टानन है वहाँ पर क्या हो रहा है, जो डक फार्मिंग होती है, बतख की जो फार्मिंग होती है, वहाँ पर लगभग अभी 65,000 जो बतख हैं उनकी डेथ हुई है। और क्यों हुई है, इसके पीछे एक ही वायरस है जिम्मेदार, वो कौन सा है, H5N1। ये कोई नया वायरस नहीं है, इसके बारे में जो लोग करंट अफेयर्स में और समाचार न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनको मालूम है कि ये जो वायरस है वो पहले से ही एग्जिस्ट करता है काफ़ी सालों से, और ये क्या करता है, बर्ड्स में होने वाला एक तरीके का वायरस है। और कई बारी ये इंसानों को भी क्या कर लेता है, डायरेक्टली क्या कर लेता है, हिट कर देता है, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। इसमें जो बात की गई है, इस आर्टिकल में बात की गई है 2 डक्स के बारे में। डक्स की 2 प्रजाति है, एक तो है चारा और दूसरी है चैम्बली। तो चारा और चैम्बली, इसको भी याद रखिएगा। अब पिछले बार का जो 2023 का यूपीएससी का पेपर था उसको देखते हुए भाई कोई भी टर्म, कोई भी जानवर हम छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो चरा और चैम्बली क्या है, ये डक से रिलेटेड है, डक की एक ब्रीड कह लीजिए है, और इनके रिलेटेड ये H5N1 से रिलेटेड पूरा ये मुद्दा आया है। कहाँ पर आया है, तो केरला में आया है। साथ के साथ एक और आर्टिकल है जो कि USA में H5N1 के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर बात की गई है कि अभी देखा गया है कि जो ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी पशु वगैरह हैं जिनके दूध का हम कंजम्पशन करते हैं, उनमें भी ये H5N1 का बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वायरस। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ह्यूमन है जब वो दूध को, मिल्क प्रोडक्ट्स को जब कंज्यूम करते हैं तो उसके इफ़ेक्ट जो हैं वो क्या मनुष्यों में भी दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इन सारी चीज़ों की वजह से। तो यूएसए में भी H5N1 का आउटब्रेक हो रहा है, इंडिया में तो हो ही रहा है। तो ये न्यूज़ अभी इम्पॉर्टेंट है। साथ के साथ में यहाँ इस आर्टिकल में भी मेंशन किया गया है कि इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें देखी गई हैं। कहाँ कहाँ, जैसे कि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पर भी H5N1 का काफ़ी प्रभाव देखा गया है। तो हम देख लेते हैं कि H5N1 होता क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कब ये आया पहली बार। जैसे कि SARS-CoV-2 जब कोविड-19 आया था तो उसकी भी बैकग्राउंड में हिस्ट्री जा करके आपसे प्रश्न कई जगह पे बने हुए थे। तो हम यहाँ पर H5N1 वायरस जो है, जो इन्फ्लुएंजा है, जो इस तरीके से फैल रहा है, इतना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है, अभी इसके बारे में कंसर्न बना हुआ है। तो हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है।
तो H5N1 की उत्पत्ति कब हुई है? 1996 में। और कहाँ पर हुई है? तो नन अदर देन चाइना में। जितने भी हानिकारक वायरस हैं जो कि पूरी मानव सभ्यता को ख़त्म कर सकते हैं, वो कहाँ पर निकलती है? चाइना से निकलती है। बट सवाल ये है कि चाइना के लोगों की पॉपुलेशन बढ़ ही रही है, वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं घटती है, लेकिन इसकी वजह से ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो क्या होते हैं, लोग मरना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले H5N1 की उत्पत्ति कब हुई है? 1996 में। कहाँ पर? तो चाइना में हुई है। ठीक है, और ये क्या है? रोगजनक तनाव से विकसित हुआ है। साथ के साथ में 2020 में यूरोप में भी क्या देखे गए? इसके मामले देखे गए। यूरोप, अफ्रीका और एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, मतलब सारे कॉन्टिनेंट को इसने धीरे धीरे करके क्या किया? हिट किया। और 2020 तक इसका स्प्रेड काफ़ी बढ़ा। ठीक है, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है वहाँ तक भी H5N1 पहुँच चुका है। जो पोलर बियर होते हैं या फिर एक दो और जो स्पीसीज़ होती हैं, वहाँ पर भी उनके अंदर भी इस तरीके के वायरस का देखा गया था, प्रसार देखा गया था। ठीक है, भारत में कब आया है? तो भारत में 2015 में महाराष्ट्र में और गुजरात में पहली बार जो है H5N1 प्रकोप को देखा गया था। और केरल में लगभग हर साल इस तरीके के चीज़ें निकल के आती हैं, अभी पास्ट हम कुछ सालों से देखें तो। ठीक है, तो H5N1 से रिलेटेड ये हुई न्यूज़। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? साइंस से रिलेटेड है। ये भी GS पेपर 3 में आपको साइंस वाले टॉपिक में इसको रिलेट करना है। क्या है? लेप्रोसी के बारे में बात करा है। लेप्रोसी यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कुष्ठ रोग, और इंडिया में ये बहुत फ्रिक्वेंट है और एक टाइम के बाद में ये जो रोग है वो होता ही होता है। ठीक है, तो क्या है? एक माइकोबैक्टीरियम है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, इसकी वजह से ये पूरा जो रोग है वो होता है। तो पहली बात तो ये कि लेप्रोसी होता किसकी वजह से है? तो एक तरीके से बैक्टीरिया से रिलेटेड ये बीमारी है, जीवाणु से रिलेटेड ये बीमारी है, यानी कि जीवाणुजन्य रोग है। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी बात क्या की गई है? लेप्रोसी स्प्रेड बिटवीन रेड स्क्वायरल एंड पीपल। तो ये स्टडी की गई है और स्टडी में पता चला है, ये स्टडी जो हुई है उसमें पता चला है। कहाँ पर हुई है? पहली बात तो इंग्लिश सिटी विनचेस्टर। तो इंग्लिश सिटी विनचेस्टर में ये जो पूरी स्टडी हुई है और जिसमें बताया गया है कि लेप्रोसी जो है वो पहले अब तक माना जाता था कि केवल ह्यूमंस में होता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये रेड स्क्वायरल में भी देखने को मिला है। जो गिलहरी वगैरह होती हैं, लाल गिलहरी, उनमें भी लेप्रोसी के जो मामले हैं, सिम्टम्स हैं, वो देखे गए हैं। तो ये एक न्यूज़ आई हुई है। अब यहाँ से हमारे लिए कोई क्वेश्चन और तो बनेगा नहीं, लेकिन हमारे लिए लेप्रोसी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का कुछ विज़न भी है इसको ख़त्म करने से रिलेटेड। साथ के साथ में जिस दिन ये मनाया जाता है उस दिन हमारे जो राष्ट्रपिता है उनकी डेथ एनिवर्सरी होती है 30 जनवरी को। ठीक है, तो लेप्रोसी से रिलेटेड क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको हम देख लेते हैं। साइंस में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, इसको क्या कहा जाता है? हैंसेन रोग भी बोला जाता है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट में दिया जाए इस तरीके का कि इसको हैंसेन रोग भी कहते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को हैंसेन रोग भी कहते हैं। और किसकी वजह से होता है? तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा? मैंने पहले बताया, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से ये कुष्ठ रोग होता है। और दीर्घकालिक संक्रामक रोग है, मतलब कि लॉन्ग टाइम तक इसमें क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक इफेक्ट करता है। ये संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। ठीक है, किसके तहत फैलता है? तो अगर स्किन, साथ के साथ में ऊपरी जो हम सांस लेते हैं, सांस के थ्रू भी ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो फैल जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ कहाँ प्रभावित करता है? आँखों को प्रभावित करता है, स्किन को प्रभावित करता है, साथ के साथ में जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इसको भी प्रभावित करता है। ठीक, कुष्ठ रोग क्या होता है? 55 से लेकर बुढ़ापे तक के किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये कोई आनुवांशिक बीमारी नहीं है, जेनेटिक नहीं है। क्या होता है, अगर कई सालों तक इस पर ध्यान न दिया जाए तो फिर क्या होता है, इस तरीके के मामले आते हैं। नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से ये क्या होता है, फैलता है। ठीक है, किसी के संपर्क में आने से इस तरीके से, अगर कोई जिस तरीके से कोविड था कि सांस लेते थे, छींकते थे, उस तरीके से फैल जाता है। तो कुछ मामलों में कुष्ठ रोग इस तरीके से भी फैलता है। ठीक, अब इसको क्या है, ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड भी और इंडिया के लेवल पे भी। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि ये मनाया कब जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कोई भी बीमारी होती है, कोई भी डिजीज़ होती है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंट डे रखे जाते हैं कि इस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा इसको और अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों के बीच में। तो कब मनाया जाता है ये विश्व कुष्ठ रोग दिवस? मनाया जाता है 30 जनवरी को। 30 जनवरी को क्या होता है, महात्मा गांधी यानी हमारे बापू की पुण्यतिथि। तो 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार
की थीम क्या रखी गई है। इस तरीके के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम्स में स्पेशली। तो 2024 का थीम है बीट लेप्रोसी, यानी कि लेप्रोसी को बीट करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो कब मनाया जाता है और दूसरा की थीम क्या रही लेप्रोसी की इस साल की। ठीक है, उसके बाद में मैंने बता दिया कि अलग अलग जो हमारी बॉडी पार्ट्स होते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, साथ के साथ में हमारे नर्वस सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जिनको कुष्ठ रोग हो जाता है तो उनको समाज से दूर कर देते हैं, मतलब परिवार में भी कई लोग ऐसे होते हैं अगर उनकी फैमिली में किसी को इस तरीके की बीमारी हो जाती है तो उनको वो कटा कटा सा रखते हैं, अलग रखते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जनरल अवेयरनेस इसके बारे में फैलाई जा रही है, साथ के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ट्रीटमेंट के थ्रू इसका इलाज भी हो सकता है और अभी टेक्नोलॉजी ने बहुत एडवांसमेंट कर ली है। तो इस तरीके से क्या है, एक तरीके की भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के साथ में। तो इसके लिए जागरूक करने के लिए इस तरीके के अभियान समय समय पर चलाए जाते हैं और इम्पोर्टेंट डेज के द्वारा इसको क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे इंडिया में क्या टारगेट है, तो हमारे इंडिया ने टारगेट रखा है कि 2027 तक क्या हो जाएगा, यानी कि जब SDG 3.3 से रिलेटेड ये सारे मामले हैं तो 2027 तक हमने क्या किया है, एक रोड मैप तैयार किया है। 23 से लेकर 27 तक राष्ट्रीय रणनीति बनाई है और उसके थ्रू इंडिया चाहता है कि 2027 तक हम क्या कर ले, इस रोग से क्या पाले, निजात पाले, छुटकारा पाले। ठीक है, और ये पूरा जो टॉपिक है किससे रिलेटेड है, जब SDG में हम हेल्थ वाला टॉपिक देखते हैं तो SDG 3 किसके बारे में बात करता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो गुड हेल्थ और वेलबींग SDG 3 का जो पॉइंट 3 है, यानी कि क्लॉज 3 है, उसमें लेप्रोसी वगैरह से रिलेटेड एड्स, TB, मलेरिया और इस तरीके की जो उपेक्षित रोग है जिनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन ये बहुत कंसर्न का कारण बने हुए हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें क्या हैं उनको देखने के लिए और उन पर कानून बनाने के लिए SDG गोल 3 में 3.3 जो उसका क्लॉज है उसमें चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में इस तरीके के स्टेटमेंट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये रही लेप्रोसी से रिलेटेड न्यूज़। अब चलते हैं NCLT के तरफ। तो NCLT जो है वो क्या कर रहा है, अभी 43% का राइज देखा गया है किसमें, डेट रिजोल्यूशन केसेस में। ये किसने बोला है, इसने ये बोला है IBBI ने, यानी कि इंसोलेंसी बैंकरप्सी जो बैंक ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने ये बात की है कि जो NCLT है उसने राइज देखा है, यानी कि डेट रिजोल्यूशन NCLT कर पा रहा है। और ये होते क्यों है, ये बिल्कुल एक तरीके से कोर्ट की तरह ही इनके पास कुछ अधिकार होते हैं जब दो पक्ष यहाँ पर जाते हैं अपने किसी विवाद को लेकर के, बीट वो फंडिंग से रिलेटेड हो या कंपनी के कोई और भी मामले हों, तो उससे रिलेटेड जब मामला NCLT के पास जाता है तो NCLT कई बार उसको देखता है। NCLT उसको देखने के बाद कई बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें मीडिएशन के थ्रू रिजॉल्व हो जाती हैं और कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर कंपनसेशन वगैरह देना पड़ता है। तो अभी डेट रिजोल्यूशन के मामले में यहाँ पर राइज देखा गया है। तो हमारे लिए न्यूज़ यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट थी। हमारे लिए यहाँ से एक टर्म इंपॉर्टेंट है, कौन, NCLT, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि NCLT किस तरीके की संस्था है, कब फॉर्मेशन में आई है, कौन से अधिनियम के तहत इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं क्या है ये NCLT। तो NCLT का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण। ठीक है, जो कि जितने भी कंपनी से रिलेटेड मामले होते हैं उनको कानूनी रूप से देखने का काम करता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं सो दैट जो हमारा कोर्ट है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उनके ऊपर ऑलरेडी केसों का बहुत सारा बर्डन है। तो जब भी कंपनी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिजॉल्व करने के लिए इस तरीके की NCLT वगैरह बना दी जाती है सो दैट जितने कंपनी से रिलेटेड मामले हैं एटलीस्ट इस कोर्ट के पास में जाए और ये आपस में ही लोग क्या कर ले, यहाँ पर रिजॉल्व कर ले। ठीक है, तो NCLT की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई है, तो NCLT की स्थापना जो हुई है वो हुई है कंपनी एक्ट 2013 उसकी धारा 408 के तहत। ठीक है, पहली बात तो ये कब बनी है, तो 1 जून 2016 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि स्थापना 1 जून 2016 को किसके तहत, कंपनी एक्ट 2013 जो है हमारे यहाँ का उसके तहत। ठीक है, और इसकी उद्देश्य क्या है, तो सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कंपनी कानून और दिवाला जो दिवालियापन जो चीज़ें हैं, मतलब कि कंपनी से जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी मैटर कंपनी रिलेटेड आते हैं, उनसे रिलेटेड मामलों को रिजॉल्व करने का काम ये करता है। एक अधिनियम आया है दिवाला और दिवालियापन अधिनियम, यानी कि इंसोलेंसी से रिलेटेड इंसोलेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो आया था
कब आया था, 2016 में। तो वहाँ पर जब ये सारी चीज़ें आई थी तब वहीं पर से इसको फॉर्मेट करने की या बनाने की इस तरीके की चीज़ों के बारे में सोचा गया था, ठीक है। तब जाकर के 1 जून 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। एक तरीके से ट्रिब्यूनल कॉरपोरेशन प्रशासन सुनिश्चित करता है। ये ट्रिब्यूनल क्या होते हैं, जो कि न्यायालय की तरह ही होते हैं, लेकिन नेचुरल जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल हमारा जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत होता है उस पर बेस्ड होती हैं, और उनको बहुत सारे न्यायपालिका से रिलेटेड अधिकार मिले होते हैं, जैसे कि वो सुनवाई कर सकते हैं, किसी अधिकारी को बुला सकते हैं सुनवाई के लिए, साथ के साथ कुछ सज़ा भी दे सकते हैं। तो ये एनसीएलटी भी है, एक तरीके से ट्रिब्यूनल की तरह ही क्या काम करता है, ठीक है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगली बात क्या है, जो सारी चीज़ें हैं पहले ही बता दी गई हैं कि 2000 अधिनियम की धारा जो है उसके तहत जो भी मामले आते हैं, मुकदमे होती है, उसकी कार्रवाई होते हैं, दावों का निपटान होता है, इन सारी चीज़ों का काम ये एनसीएलटी देखती है। उसके बाद में कंपनियां जिनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया है या फिर कोई मामला है जिसमें कोई कंपनी कल्प्रिट है, तो उसको फिर सज़ा देने का भी काम करती है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में ही क्या कर दिया जाए, समाधान कर दिया जाए। मतलब दो जो कंपनियां हैं जिनके बीच में कोई भी विवाद है, तो ऐसा सोचा जाता है कि इसको, इस मुद्दे को और आगे ना खींच करके दोनों पार्टी के बीच में एक मीडिएशन की तरह काम कर लिया जाए। तो ये सब का बेसिकली उद्देश्य यही होता है कि जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके ऊपर जो भी बर्डन है उसको कम किया जाए, साथ के साथ में जो इकोनॉमी में और इन सारी कंपनी से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट है उसको कम समय में जल्द से जल्द रिजॉल्व कर लिया जाए। इसलिए एनसीएलटी जैसी संस्थाएँ बनती हैं, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, गोइंग टू पुलिस शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बात कही है, और अपनी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा एडवाइस किया है कि जो फैमिलीज़ हैं, कोई भी फैमिली हो, वो अगर किसी भी तरीके का ट्रबल फेस करती हैं, डे टू डे कोई फाइटिंग होती है, छोटी बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, तो अभी आज के डेट में ऐसा हो गया है कि लोगों को कानून के बारे में पता है, तो कोई भी छोटा सा मुद्दा होता है उसको लेकर के और वो पहुंच जाते हैं कोर्ट के अंदर। और इसकी वजह से क्या होता है, कोर्ट में तो ये हियरिंग चलती रहती है, कोर्ट का बर्डन ऑलरेडी इतना ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट मुद्दे भी होते हैं जिसको डिस्कस करना होता है, और फिर इस तरीके के छोटे मोटे केसेस भी आ जाते हैं जिसको कोर्ट को सुनना पड़ जाता है। तो अभी कोर्ट ने ये बोला है, एडवाइस किया है कि पुलिस के पास जाना, जो मैट्रिमोनियल जितने भी डिस्प्यूट हैं, वो एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि आपसी रूप से बैठ करके क्या हो, मीडिएशन के थ्रू इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अभी इस एडिटोरियल में, इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि एक तो है सेक्शन 85, दूसरा है 86। ये जो है भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन से, याद रखिएगा। आईपीसी में अगर सेक्शन 85, 86 देखेंगे तो वो कुछ अलग ही है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ये भारतीय न्याय संहिता, जो नया हमारा एक संहिता आई है, कोड आई है, जो आईपीसी को रिप्लेस करके लाई गई है, उसके सेक्शन 85 और 86 की बात की जा रही है। और ये बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड है, महिलाओं के साथ में जो भी हिंसा होती है उसमें सज़ा के क्या प्रावधान है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जाती है 85 और 86 में कि जो इस तरीके के मामले होते हैं, किसी को हिट करना, किसी को मारना, किसी के साथ वायलेंस करना, महिलाओं के साथ, या फिर जो विवाद होते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं उसमें, तो वहाँ पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। इन सेक्शंस में इन सारी चीज़ों को मेंशन किया गया है। साथ के साथ में मुआवजा यानी कि कंपनसेशन भी कई बार देना पड़ता है। साथ के साथ एक और आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन है, जो कि सेक्शन है ये किसका, आईपीसी का। तो आईपीसी का सेक्शन जो है 498A, लोग सब अवेयर हैं, बहुत सारे लोग इसके बारे में। तो ये जो बात करता है, ये भी जो है वो क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड बातें करता है, ठीक है। तो अभी जो कोर्ट है उसने बोला है कि अभी जो हमारी नई भारतीय न्याय संहिता आई हुई है उसमें कुछ कोड्स हैं, जो सेक्शंस हैं, जिसमें डेफिनेशन दी गई है क्रुएलिटी की। ये जो सेक्शन 86 है उसमें क्रुएलिटी की जो है वो डेफिनेशन दी गई है, साथ के साथ सज़ा से संबंधित भी प्रावधान है। तो कोर्ट ने बोला है कि इसमें क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ चेंज करने चाहिए। चेंज क्यों करने चाहिए कि कई बार इन सेक्शंस का मिसयूज़ होता है, और ये बात जग जाहिर है। मैं भले ही एक महिला हूँ, लेकिन मैं इस बात को मानूंगी कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि इन सारे सेक्शंस का, अपने अधिकारों का गलत तरीके से यूज़ करती हैं। अगर कोई उनकी इच्छा फुलफिल नहीं होती है, कई बार ऐसा होता है कि कोई महिला चाहती है कि वो जो हस्बैंड है उसके पेरेंट के साथ ना रहे, जो कि एक गलत बात है। जैसे आपके माता पिता हैं वैसे सामने वाले के भी माता पिता हैं। तो कई महिलाएं ऐसा चाहती हैं कि अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ ना रहना पड़े, और अगर वो हस्बैंड से इस तरीके की डिमांड करती हैं, हस्बैंड मना कर देता है, तो उसके खिलाफ भी वो इस तरीके से धमकियाँ देने लग जाती हैं कि हम आपके खिलाफ इस तरीके के मामले दर्ज करा देंगे।
तो कई बारी सेक्शंस का मिसयूज़ होता है। तो कोर्ट ने यही सेंट्रल गवर्नमेंट से बोला है कि इस तरीके के मामले हैं, पहली बात तो आप इस तरीके के प्रोविज़न करिए कि पुलिस के पास आना ही ना पड़े। दूसरी बात ये है कि सेक्शंस जो है उसमें जो डेफिनेशंस है उसको क्लियरली मेंशन करिए। जो लूप होल हैं जिसके वजह से इनोसेंट व्यक्ति, कई बारी इनोसेंट फैमिली फंस जाती है, उसको भी देखने की ज़रूरत है, सो दैट इन सारे सेक्शंस का मिसयूज़ ना हो। ठीक है, यहाँ पर दो कुछ और भी सेक्शंस की बात की गई है, जैसे कि सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी और कॉजिंग हार्ट सेक्शन 323। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस है, ये जो है वो डेथ वगैरह से रिलेटेड या फिर जब हिंसा होती है तब उससे रिलेटेड है। तो इन सारे सेक्शंस को एक बारी आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे, क्योंकि कई बारी क्वेश्चन बन सकते हैं। और अभी क्या हुआ है, जब इसमें मेजर चेंज हुआ है आईपीसी में, साथ के साथ सीआरपीसी में, और जो नए कोर्स बने हैं, तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन सारे सेक्शन को जो इस एडिटोरियल या आर्टिकल में मेंशन थे, मैंने उसको यहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से ओवरव्यू देने की कोशिश की है। आप अपने लेवल पे भी इन सारे सेक्शंस को एक बार क्या कर लेंगे, गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, ये न्यूज़ है। अब चलते हैं अगले हमारे न्यूज़ की तरफ। अगली जो न्यूज़ है ये आपके जीएस पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस वाला टॉपिक है वहाँ पर आएगा। किसके बारे में बात की जा रही है, जुवेनाइल के बारे में बात की जा रही है। जुवेनाइल यानी कि जो किशोर बच्चे होते हैं, बिलो 18 होते हैं, उनके बारे में बात की जाती है। तो बात क्या की गई है, अभी जो जस्टिस हमारे जो चंद्रचूड़ जी हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने बोला है कि जो फोकस कहाँ पर होना चाहिए, अगर जो कोई बच्चा क्राइम कर रहा है, क्राइम को कमिट कर रहा है, तो फोकस इस चीज़ पर होना चाहिए कि वो उस क्राइम को कमिट कर क्यों रहा है, मतलब ऐसी क्या उसकी मेंटल स्थिति हो गई है जिसकी वजह से इतनी कम एज में, जब बच्चे को ये तक नहीं पता कि क्राइम जैसी चीज़ क्या होती है, वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति का हो जाता है। और कई बारी आपने देखा कि जो निर्भया वाला केस आया था उसमें एक बच्चा शामिल था, बिलो 18 था, जिसने रेप जैसा काम में लोगों की हेल्प की। और भी कई सारे ऐसे मामले आते हैं कि किसी बच्चे ने 15-16 साल का था और गेम खेलने के लिए उसके पेरेंट्स ने मना किया, तो उसने पेरेंट्स की अपनी हत्या कर दी। तो इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति क्यों पनप रही है बच्चों के अंदर, इसके ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा हमारे सीजीआई ने बोला है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी जो राइट ऑफ चिल्ड्रन है उसके बारे में, साथ के साथ जुवेनाइल जस्टिस के बारे में जो मुद्दा है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, उनके रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं और क्या होता है जुवेनाइल, इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये पूरा चीज़ कब लागू की गई थी, तो 2015 में हमारे यहाँ पे किशोर न्याय अधिनियम आया था, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो आया था 2015 का, उसमें बात की गई थी। और उसमें क्या बात की गई थी कि किशोर अपराध से रिलेटेड, यानी कि अगर कोई जुवेनाइल है, कोई बच्चा है जो कि क्या है, बिलो 18 है, और वो यहाँ पर कोई क्राइम कमिट करता है, तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है, इससे रिलेटेड ये मामला था। और अधिनियम में जो है 16 से 18 साल की आयु के लोगों को क्या किया गया है, किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल जो होता है एक मामला, कोई जघन्य अपराध कोई बच्चा कर देता है, तो वहाँ पर 16 to 18 साल के बच्चों को भी क्या माना जाता है, एक एडल्ट की तरह मान करके वहाँ पर उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है। लेकिन जो नॉर्मल मामले होते हैं वहाँ पर बिलो 18 को एक तरीके से जुवेनाइल मान करके, किशोर मान करके, थोड़ा सा कम उनको सज़ा दे करके प्रेफर ये किया जाता है कि उनको किसी ऐसे सुधार गृह में ले जाया जाए जहाँ पर वो क्या हो सके, ठीक हो सके। अगर उनकी मेंटली स्थिति ठीक नहीं है या फिर उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया है उनके मेंटल स्टेटस पे, तो उसको रिहेबिलेट किया जाए, ठीक किया जाए। ठीक है, जघन्य अपराधों के मामले में 16 से 18 साल आयु वर्ग के किशोरों पर भी वयस्क की तरह मुकदमा चलता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके से प्रावधान है, जैसे कि गोद लेने के संबंध में भी प्रावधान है, साथ के साथ में बच्चों का भरण पोषण किस तरीके से होगा उसके बारे में भी प्रावधान है। तो ये जो पूरा हमारा जो किशोर न्याय अधिनियम है वो क्या बात करता है, अपराध से भी रिलेटेड मामले में बात करता है, साथ के साथ में बच्चों के साथ में अगर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कोई भी भेदभाव हो रहा है, तो उससे भी रिलेटेड ये एक्ट बात करता है। यहाँ पर जो है बाल देखभाल संस्थान भी होते हैं। जब भी कोई क्राइम कमिट करता है कोई बच्चा, या फिर कोई ऐसे बच्चे को रेस्क्यू करके लाया जाता है जो कि घर से भाग जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में किसी पेरेंट ने मार दिया, मम्मी ने मार दिया या फिर पापा ने मार दिया, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत कम उम्र में घर से बाहर निकल आते हैं, और घर से बाहर निकल के फिर वो कहाँ पर मिलते हैं, या तो वो रेलवे स्टेशन वगैरह पे मिलते हैं,
या कई बारी गलत लोगों के हाथ में चले जाते हैं, है ना। फिर वहाँ से जो लोग को रेस्क्यू करके लाया जाता है उनके देखभाल के लिए भी कुछ संस्थान बनाए गए हैं। तो ये जो एक्ट है बेसिकली यही बात करता है कि जुवेनाइल की किस तरीके से बेटरमेंट हो सके और उनको एक मुख्य धारा में वापस लाने के लिए, जो लोग कहीं ना कहीं ऑफ द ट्रैक हो गए हैं या समाज से कट गए हैं, उनको वापस से मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको प्रोडक्टिव बनाने के लिए इस तरीके के एक्ट आते हैं। और सीजीआई की वर्डिक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सच बात है ये कि फोकस वहाँ पर होना चाहिए कि बच्चे ऐसा कर क्यों रहे हैं, और सिर्फ बच्चों के मामले में नहीं, अगर कोई अडल्ट भी क्राइम कमिट करता है तो क्या ऐसी मानसिक प्रवृत्ति उसके अंदर पनप रही है, क्यों पनप रही है, उसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंडिया में रेप के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, उसको भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट अगर मेंटल लेवल पे व्यक्ति स्ट्रांग होगा तो वो किसी भी तरीके से क्राइम को कमिट नहीं करेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ मैंने ओवरव्यू दे दिया था। यहाँ पर बात की जा रही है यूके और इंडिया के रिलेशन के बारे में। यहाँ पर मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट होने जा रहा है यूके और इंडिया के बीच में। साथ के साथ में जो मैरी टाइम जो भी हमारे बायलैटरल इश्यूज़ हैं उससे भी रिलेटेड कुछ एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था अब इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में, और आज जो है वो इंडिया और साथ के साथ में यूके के बारे में बात की गई है। यहाँ पर INS सह्याद्री है जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, मैरी टाइम एक्सरसाइज कर रही है विथ RPF आर्ग्यूज़ एंड RFA आर्ग्यूज़ एंड RFA लिनेन बे। ठीक है, तो ये यूके और इंडिया के बीच में ये सारा चीज़ें चल रहा है। INS सह्याद्री को भी ध्यान में रखिएगा, पार्टिसिपेट कर रही है। और जो यूके के, कल हमने देखा था कि इंडोनेशिया के जो मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर आए हुए, उन्होंने DRDO वगैरह विजिट किया। उसी तरीके से यूके के भी कुछ सारे ऐसे मंत्री वगैरह हैं जो कि आ रहे हैं। साथ के साथ में L&T जैसी कंपनियां हो गई या शिपयार्ड कंपनियां हो गई, उनके साथ में भी क्या कर रही हैं, एक तरीके से टाई अप कर रही हैं, सो दैट जो मैरी टाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव किया जा सके, इन सारे मुद्दों पर बात हो रही है। तो अगर आप इंडिया और यूके के रिलेशन के बारे में इस समय में बात करेंगे तो जब भी आप GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक के बारे में लिखेंगे और वहाँ पर इंडिया और यूके के संबंधों के बारे में आएगा तो वहाँ पर आप इन सारी चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं कि अभी भी यूके के साथ में हमारे जो संबंध हैं काफ़ी सही है, और हम इस तरीके से तो मैरीटाइम एक्सरसाइज करके, साथ के साथ में लॉजिस्टिक एग्रीमेंट्स करके और संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या न्यूज़ है। ये जो अगली न्यूज़ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके GS पेपर 2 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं उनसे रिलेटेड है। फिलहाल ये जो न्यूज़ क्यों आई हुई है, तो ये न्यूज़ बात कर रहा है बहुत सारे स्टेट्स के बारे में। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु वगैरह हो गया। वहाँ पर अभी क्या हो रहा है कि जो OBC हैं, तो OBC में जो रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया है, OBC ST SC को रिजर्वेशन देने का क्राइटेरिया है वो 50% से एक्सीड कर गया है। ठीक है, जो मंडल कमीशन की अनुशंसा थी, साथ के साथ में रोहिणी केस, जो जस्टिस रोहिणी का केस था, तो उसमें भी बातें की गई थी कि रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन कई सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने इस लिमिट को एक्सीड कर दिया है। कहीं कहीं पे तो 75% भी रिजर्वेशन है, जिसमें बिहार जैसे भी जो स्टेट्स आती हैं। तो अभी जो है NCBC ने एक कंसर्न रेज किया है और बात की है कि हमारे पास सोशियो इकोनॉमिक डाटा की कमी है। सोशियो इकोनॉमिक डाटा की कमी का मतलब क्या है कि कौन सा समुदाय है जो कि अगर OBC लिस्ट में है तो वाकई में उसकी कंडीशन सही है कि नहीं, वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है या फिर ख़राब है, इसके बारे में डाटा हमारे पास एक रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है कि इस लिस्ट में कई अभी भी ऐसे लोग हैं, ऐसे समुदाय हैं जिनको देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है एज अ OBC या फिर ST SC, लेकिन फिर भी वो क्या है इस लिस्ट में अभी शामिल हैं। कई सारे स्टेट्स के बारे में बोला गया है कि जो मुस्लिम जो स्टेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है, कुछ ऐसे साउथ इंडिया में भी स्टेट्स हैं और कुछ ऐसे और भी जैसे कि वेस्ट बंगाल है, वहाँ पर भी मुस्लिम आबादी थोड़ी ज़्यादा है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पर अगर आप OBC लिस्ट में देखेंगे तो अराउंड 50 to 80% में वो पूरे माइनॉरिटीज़ हैं। बिल्कुल माइनॉरिटीज़ के लिए अलग से प्रोविज़न्स हैं, जबकि उसके बावजूद भी इन OBC लिस्ट में उन माइनॉरिटीज़ को भी शामिल कर लिया गया है। तो इससे रिलेटेड NCBC चाहता है कि फिर से एक सोशियो इकोनॉमिक रियल टाइम डाटा हो, उसको कैलकुलेट करके, उसको एग्जामिन करके किस समुदाय को वाकई में रिजर्वेशन की ज़रूरत है उसको शामिल किया जाए। साथ के साथ में जिनको नहीं है रिजर्वेशन के फ़िलहाल ज़रूरत, उनको उस लिस्ट से बाहर किया जाए। इससे रिलेटेड ये पूरा मुद्दा आया हुआ है।
तो इस पूरे टॉपिक की वजह से जो NCBC है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो अभी हम जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसकी जो पूरी हिस्ट्री है उसको देख लेंगे, क्योंकि इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम हिस्ट्री देखते हैं कि NCBC का फॉर्मेशन कब हुआ। तो सबसे पहले संविधान में 2018 में अभी 102 जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और संविधान संशोधन के द्वारा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। इसके पहले जो भी चीज़ें होती थी, एक बॉडी थी जो कि ST/SC से रिलेटेड मामले भी देख रही थी और OBC से रिलेटेड भी मामले उसमें देखे जा रहे थे, लेकिन 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, कई बार प्रश्न बन जाता है। तो 2018 में ये जो है 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और फिर NCBC को क्या किया गया, बनाया गया, जो कि बेसिकली पर्टिकुलरली OBC जो सेक्टर है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, उससे रिलेटेड बातें करता है। ठीक है, और एक इसके अंदर आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसकी अनुशंसा किसने की थी, तो काका कालेकर और BP मंडल ने इनको क्या किया था, दो पिछड़ा वर्ग आयोग, जब इनको पूरा ये सारी OBC से रिलेटेड मामले देखने के लिए 1950 और 70 में क्या किया गया था, पिछड़ा वर्ग आयुक्त के रूप में इनको क्या किया गया था, बनाया गया था। तो ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसको भी याद रखिएगा, काका कालेकर और BP मंडल का संबंध किससे है, OBC से है। ठीक है, और फिर 1992 में इंदिरा साहनी का केस आया और इंदिरा साहनी मामले में भी कोर्ट ने बोला था कि ये जो पूरा पिछड़े वर्ग के रिलेटेड जो भी मामले हैं उसमें क्या होना चाहिए, पहली बात तो कि लिस्ट में कौन शामिल होगा नहीं शामिल होगा इसकी जाँच होनी चाहिए, और फिर यहाँ पर ही वो सारे मैटर्स आए थे कि कितना इनको रिजर्वेशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए। ठीक, 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था और फिर उसमें क्या किया गया था, 102वां संविधान संशोधन किया गया, कब, 2018 में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये था आज जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक था उसको हमने हॉलिस्टिकली चर्चा की और आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ में, और जो हमारा क्वेश्चन वाला आंसर वाला सेशन रहने वाला है उसको हम आज ही अपलोड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उसको बहुत ही होलिस्टिकली हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी ये पहल अच्छी लग रही है तो नोटबुक आईएएस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने लाइक्स और अपने जो व्यूज़ हैं उसकी वजह से हमको एक मोटिवेशन मिलता है, तो आप भी हमारा एक सहयोग करिए। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में।